नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हमारे चैनल पर आपको वो वीडियोस मिले कि जो वीडियो जो टॉपिक जो है किसी भी क्लास और किसी भी जो स्टैंडर्ड के स्पेसिफिक ना हो, बल्कि कुछ ऐसे विषय, कुछ ऐसे टॉपिक हों कि जो किसी भी विषय पढ़ने वाले व्यक्ति के काम आए, उनके परीक्षाओं में सहयोगी हों। तो इसी तरह दोस्तों, मैं आज कक्षा 11वीं और 12वीं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो है सप्रसंग व्याख्या। होता यह है कि कक्षा 11वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं बोर्ड की होती हैं, इन बोर्ड परीक्षाओं में करीब 12 नंबर का एक प्रश्न आता है। हालांकि जो 12 नंबर का प्रश्न है वो दो भागों में, यानी कि 6+6 का आता है, और ये जो टॉपिक है वो है सप्रसंग व्याख्या। मैंने अक्सर देखा है कि जो कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चे हैं, उन्हें पता तक ही नहीं होता कि सप्रसंग व्याख्या होती क्या है, प्रसंग सहित व्याख्या क्या होती है, और उन्हें इस प्रश्न का उत्तर किस तरह करना है। तो दोस्तों देखिए, अक्सर 12वीं कक्षा के और 11वीं कक्षा के जो 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं और 11वीं की जो भी अपनी जो है वार्षिक परीक्षाएं हैं, एनुअल एग्जामिनेशन है, उन परीक्षाओं में दो सवाल आते हैं सप्रसंग व्याख्या को लेकर, यानी प्रसंग सहित व्याख्या को लेकर। और ये प्रश्न नंबर आपके एग्जाम में अमूमन 6ठे और 8वें नंबर पर आते हैं। और देखिए इसमें होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। तो देखिए आपको दोस्तों कि 6 नंबर की, यानी 6+6 नंबर के दो प्रश्न आते हैं, जिनमें आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। सप्रसंग व्याख्या का मतलब क्या कि आपको एक काव्यांश और एक गद्यांश दिया जाएगा। काव्यांश मतलब यानी पद्यांश, यानी कि आपकी जो अंतरा की पुस्तक है कक्षा 11वीं और 12वीं में, केवल अंतरा की पुस्तक से ही प्रश्न आते हैं, और अंतरा की पुस्तक जिसमें कविताएं हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सप्रसंग व्याख्या करते कैसे हैं और उसका प्रश्न किस तरह का आता है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका प्रश्न होगा इस चीज के लिए, वो प्रश्न कुछ इस तरह का होगा। मान लीजिए हमारा प्रश्न नंबर 6 पर यह आ रहा है, और 6 नंबर प्रश्न पर इस तरह लिखा होगा कि निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। देखिए यहां जो है आपको ध्यान इस पर देना है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए, या फिर लिखा होगा प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। दोनों शब्दों का मतलब एक ही है कि सप्रसंग व्याख्या मतलब प्रसंग के साथ आपको व्याख्या करनी है, या कई बार परीक्षा में प्रसंग सहित व्याख्या करने के लिए भी लिख दिया जाता है। तो प्रश्न इस तरह का आप देखेंगे आपकी परीक्षा में, प्रश्न नंबर 6-7 पर या फिर 8-9 पर भी इस तरह का प्रश्न आएगा। लेकिन यहाँ जो परिवर्तन होगा वो ये है कि यहाँ पर एक आएगा आपका काव्यांशों में से करने के लिए, और एक जो होगा वो आपका गद्यांश, यानी आपकी जो कहानी है उससे करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है, मैंने कहा देखिए प्रश्न में इस तरह का आएगा कि निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ आपके पास दो काव्यांश होंगे। दो काव्यांश का मतलब ये कि आपकी अंतरा की पुस्तक में जो भी कविताएं हैं, उन कविताओं में से किन्हीं दो कविताओं के अंश, टुकड़े, भाग आपको यहाँ दिए होंगे, और उन्हीं काव्यांशों में से आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब इसमें एक जो चीज़ ये है कि जो आपके काव्यांश आएंगे, अमूमन मतलब बहुत ज़्यादा संभावना ये है कि आपके काव्यांशों में से एक जो है आपकी आधुनिक कविता का काव्यांश आएगा, और एक होगा जो प्राचीन कविताएं हैं, प्राचीन कवि हैं, उनकी कविताओं में से। यानी अगर मैं 12वीं कक्षा की बात करता हूं, तो 12वीं कक्षा में आपके जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ये सभी आधुनिक कवि हैं। और आधुनिक कवियों की जो कविताएं हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद की 2 कविताएं हैं, निराला जी की 2 कविताएं हैं आपकी हिंदी की पुस्तक में 12वीं में। और अगर हम प्राचीन कवियों की बात करें, तो प्राचीन कवियों में तुलसीदास हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ये प्राचीन कवि हैं। और प्राचीन कवियों की भी दोनों में, मतलब जितने भी कवि हैं उनमें किसी एक की कविता का काव्यांश आपके पास आएगा। तो यहाँ काव्यांश इस तरह से लिखा होगा, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ कि हमें सप्रसंग व्याख्या कैसे करनी है और कैसे प्रश्न आएगा। इस प्रिंट के हिस्से में जैसे मैंने कहा कि आपके पास 2 काव्यांश होंगे, और उन दो में से किसी एक की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। हम उदाहरण के तौर पर यहाँ एक काव्यांश ले रहे हैं। एक काव्यांश है कि भाई, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर
जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। अपने पथ पर चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। तो देखिए आपके प्रश्न में सिर्फ इतना दिया होगा कि भाई एक ऊपर लिखा होगी एक लाइन कि निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, और वहां पर एक काव्यांश हमारे पास ये है और अथवा लिखकर एक दूसरा काव्यांश लिखा होगा। आपको इन दोनों ही काव्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। यहां मैं एक ही काव्यांश लिख रहा हूं, और जब दो होते हैं तो वहां कई बार ये इस तरह लिखा होता है कि काव्यांश क और काव्यांश ख, क्योंकि हम यहाँ पर एक ही मान के चल रहे हैं कि एक ही हमारी परीक्षा में आया और हमें इसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। लेकिन आपकी परीक्षा में दो विकल्प होंगे, आपको दो में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो देखिए चलते करते कैसे हैं, सिर्फ इतना प्रश्न आपके पास आपके प्रश्न पत्र में लिखा रहेगा, और ये 6 नंबर का प्रश्न है। ध्यान रखें और इसको बहुत अच्छी तरह सीख लें ताकि आपकी परीक्षाओं में 6 नंबर ये, और ऐसा ही एक जो सवाल गद्य को लेकर है यानी कहानी को लेकर है 6 नंबर, वो आपके 12 नंबर पूरे हो जाए। तो देखिए यहाँ जब हम उत्तर लिखने की शुरुआत करते हैं तो उत्तर लिखते समय हमें उत्तर लिखने की शुरुआत इस तरह करनी है, उत्तर लिखकर उत्तर का नंबर लिखना है। और अगर आप दोनों काव्यांशों में से पहले काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं तो आपको यहाँ क से लिख देना है, और अगर दूसरे वाले की आप कर रहे हैं तो ख लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है संकेत, आपको लिखना है संकेत। अब संकेत लिखते समय आपको क्या करना है, देखिए कि आप जिस भी काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं उस काव्यांश में से आपको करना यह है कि उसका पहले एक जो है संकेत देना है कि आप जो सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं वो कहां से कहां तक की है। तो संकेत लिखकर उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं ताकि पता चले कि हम यहाँ पर संकेत दे रहे हैं। तो संकेत में हमें लिखना क्या है, देखिए इस तरह से कि भाई आपको इस पूरे काव्यांश जिसकी आप सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं उस काव्यांश में पहले 2 शब्द उठा लेने हैं, और 2 शब्दों को यहां पर हम लिखेंगे चढ़कर मेरे, और बीच में डॉट 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 लगा देना है। और करना यह है कि अंतिम 2 मतलब जितनी भी आपके पास पंक्तियां आ रही हैं, 2 पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां हैं, 8 पंक्तियां हैं, और पूरा काव्यांश है जिसकी आप सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं, उस पूरे काव्यांश में से काव्यांश के पहले 2 शब्द और काव्यांश के अंतिम 2 शब्द, पहले 2 शब्दों को हमने यहां लिखा और बीच में डॉट डॉट डॉट, अंत में 2 शब्द जो आखिर के हैं अंतिम हैं उनको हमने यहां लिख दिया होड़ लगाई। ये संकेत है हमारे सप्रसंग व्याख्या करने का, यानी कि मैं यहां से लेकर चढ़कर मेरे जीवन से लेकर और होड़ लगाई तक की सप्रसंग व्याख्या कर रहा हूं। अब इसमें का मतलब है बीच में जो डॉट डॉट्स हैं, इसका मतलब ये है कि मेरी पूरा जो काव्यांश है वो इसके अंदर समाहित है, इसके अंदर शामिल है। मैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक का सप्रसंग व्याख्या कर रहा हूँ। यानी कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पद पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। अब संकेत लिखने के बाद हम लिखते हैं इसका प्रसंग। देखिए ये आपने संकेत लिखा, एक लाइन छोड़ें और सुंदर सी राइटिंग में आप लिखें प्रसंग। प्रसंग जो जब हम लिखते हैं तो ध्यान रखें हमें करना क्या है, प्रसंग लिखने का अर्थ क्या होता है। तो प्रसंग लिखें, उसे अंडरलाइन कर दें और यहाँ जो है डैश लगाएं ताकि पता लगे हम प्रसंग लिख रहे हैं। प्रसंग का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी काव्यांश है, जो काव्यांश आया है, उस काव्यांश का आपको परिचय देना है। परिचय मतलब कि वो काव्यांश किस पुस्तक का है, किस कवि का है, कौन सी कविता है। और इसके लिए आपको जो है आपकी जो भी हिंदी की कविताएं जितनी भी हैं आपके सिलेबस में वो पढ़ी होनी चाहिए, वो आपको समझ आनी चाहिए, तभी आप सप्रसंग व्याख्या कर पाएंगे। अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो भी मैं तरीका बताऊंगा कि अगर आप, मैंने कहा कि पहली चीज़ आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, ये कविताएं पढ़नी और समझनी है, और नहीं भी पढ़ पाते हैं उसको या समझ नहीं आती है तब भी इसको आपको करना इसी तरीके से है। इसका जो फॉर्मेटिंग है वो ये रहेगी। तो प्रसंग लिखते समय हम जो एक लाइन कॉमन सी जो यूज़ करेंगे किसी भी सप्रसंग व्याख्या में, आपको इस तरह करनी है। प्रसंग लिखने के बाद हम एक जो लाइन लिखेंगे वो है प्रस्तुत
प्रस्तुत काव्यांश, या यहां पर आप पंक्ति भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध कवि। अब देखिए ये जो लाइन है वो हमें कॉमन हर एक सप्रश्न वाक्य में लिखनी है कि भाई हमारी काव्य जो है प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध कवि यानी जो आपके पास काव्यांश है उसके रचनाकार कौन है, उसके कवि कौन है, आपको यहाँ उस कवि का नाम लिखना है। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता। अब कविता लिखने के बाद आपको करना है उस कविता का नाम लिखना है। कविता देवसेना का गीत। तो देखिए ऊपर जो कविता है, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर जो लिखी गई कविता है, कविता का नाम है देवसेना का गीत, जो आपकी अंतरा कक्षा 12वीं की जो पुस्तक है उसमें पहली ही कविता है देवसेना का गीत। मतलब उनकी 2 कविता हैं, उसमें एक कविता है कार्नेले का गीत और दूसरी कविता है देवसेना का गीत। तो यहाँ हमें पता है कि भाई जो हमारी जो कविता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो ऊपर काव्यांश है, उसके जो कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी, और उसकी जो रचना है, जो कविता है वो है देवसेना का गीत। तो हमें लिखना है प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2। अगर आप 12वीं में सप्रश्न व्याख्या कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमारी 12वीं की जो पुस्तक है हिंदी की अंतरा, वो अंतरा भाग 2 है। और कक्षा 11वीं वाले बच्चे क्या लिखेंगे, यहाँ अंतरा भाग 1 लिखेंगे। कक्षा 11वीं वाले जब भी सप्रश्न व्याख्या करें तो अंतरा भाग 1 में संकलित प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद, यहाँ आपको कवि का नाम लिखना है, जी द्वारा रचित कविता, यहाँ आपको कविता का नाम लिखना है। कविता देवसेना गीत से लिया गया है या उद्धृत है। तो देखिए यहाँ प्रसंग में हमें ये बताना है कि हमारी जो पंक्तियां हैं, हमारा जो काव्यांश है वो कहाँ से लिया गया है। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो पुस्तक का नाम कॉमन है, बिल्कुल सेम समझ। आपको कविता के साथ साथ जो क्या करना है, कवि का नाम और कविता का नाम चेंज करना है। एक थोड़ी शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, अगर आप परीक्षा देते समय ये भूल जाते हैं कि ऊपर जो पंक्तियां हैं वो किस कवि की हैं या उसके जो कवि कौन है, रचनाकार कौन है, तो आप इसको स्किप कर दें, यानी इसको आप स्किप कर दें, लेकिन फॉर्मेट को पूरा फॉलो करें। यानी आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध कवि द्वारा रचित कविता से लिया गया है। इतना तो कम से कम लिख सकते हैं, लेकिन पहली आपकी कोशिश ये हो कि आपकी सारी कविताएं पढ़ी हुई हों और आपको पंक्तियां देखते ही पता चल जाए कि वो पंक्तियां किस कविता से हैं और उसके कवि कौन हैं। तो यहाँ हमने इसका प्रसंग लिख दिया। प्रसंग लिखने के बाद हमें एक लाइन छोड़नी है और हमें लिखना है व्याख्या। हमें लिखनी है इसकी व्याख्या। तो देखिए व्याख्या लिखने का मतलब ये होता है कि आपके पास जो काव्यांश आया है, आपके पास जो कविता है, उन पंक्तियों की आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है अपने शब्दों में। तो देखिए यहाँ ऊपर जो कविता की जो पंक्तियां हैं कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बर पर उससे हारी होड़ लगाई। अब अगर आपने कविता पढ़ी है, यानी कि देवसेना का गीत कविता अगर आपने पढ़ी है जयशंकर प्रसाद जी की, तो आपको पता होगा कि इस कविता का जो मूल आधार है वो देवसेना के जीवन के दुख, उसके जीवन की पीड़ाएं हैं। इस कविता की जो मेन जो पात्रिका है वो देवसेना है, और देवसेना के जीवन का वर्णन इस कविता में किया गया है। इसमें देवसेना जो कि बंधु वर्मा की बहन है, उनको जो है अपने यौवन अवस्था में स्कंदगुप्त से प्रेम होता है और देवसेना स्कंदगुप्त से प्रणय निवेदन करती है, अपने प्रेम का प्रस्ताव रखती हैं। लेकिन उस समय जब देवसेना अपने प्रेम का प्रस्ताव स्कंदगुप्त के सामने रखती हैं, उस समय स्कंदगुप्त जो धन कुबेर की बेटी हैं विजयलक्ष्मी, उनसे प्रेम करता है और इसीलिए
देवसेना के प्रणय निवेदन को, उनके प्यार के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। उसके बाद होता ये है कि देवसेना का एक तरफ जो दुख था कि जो स्कंदगुप्त हैं उनके द्वारा ठुकरा दिए जाने का, और इसके साथ साथ ही क्या होता है कि भाई ये जो देवसेना के भाई बंधु हैं उन पर हुणों का आक्रमण होता है, और हुणों के आक्रमण में इसके सभी जो भाई बंधु हैं, देवसेना के जो सभी भाई बंधु हैं वो मारे जाते हैं, वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसके बाद देवसेना असहाय और अबला की तरह अपना जीवन व्यतीत करती है, एक ऋषि के आश्रम में अपना पूरा जीवन यापन करती है, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती है। और देवसेना इन पंक्तियों में अपने जीवन के उन्हीं दुखों का, उन्हीं जो है समस्याओं का वर्णन कर रही है। तो व्याख्या करते समय हम बात करेंगे कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, देवसेना कहती हैं, पर यहाँ आप जब लिखना शुरू करेंगे, मैं यहाँ पूरी व्याख्या नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखनी है, अपने शब्दों में बता रहा हूँ कैसे करनी है। आपको इन पंक्तियों की व्याख्या इस तरह करनी है कि इन पंक्तियों में या ऊपर दी गई पंक्तियों में, काव्यांश में देवसेना अपने जीवन के दुखों का वर्णन इस प्रकार कर रही है। वो कहती हैं, यहाँ पंक्तियां पहले पढ़ें और उसकी व्याख्या करें कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। देवसेना कहती है कि जो प्रलय है, जो बर्बादी है, जो नास्तिकता है, या ये कहें कि जो त्रासदी है, वो मेरे जीवन के साथ साथ चलती रही है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर प्रलय यानी कि मुसीबतें, यानी कि कठिनाइयाँ, यानी कि जो कह सकते हैं कि बदनसीबी है, वो मेरे जीवन रथ जो है, रथ रूपी जो जीवन पर चढ़कर हमेशा मेरे साथ साथ चलती रही है। दुखों से, कठिनाइयों से, परेशानियों से, संघर्षों से उसके जीवन का वास्ता रहा है, देवसेना के जीवन का वास्ता रहा है। और आगे कहती हैं कि मैंने निज दुर्बल बल पर, देवसेना कहती हैं कि हालांकि मैं दुर्बल थी, कमजोर थी, असहाय थी, कोई भाई बंधु, कोई सगा संबंधी, कोई नातेदार नहीं था, ठीक है, तो मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। हालांकि मैं दुर्बल थी, असहाय थी, अबला थी, बावजूद इसके भी मैं उससे हारी नहीं, बल्कि उससे होड़ लगाती रही, उन स्थितियों से, उन जो है दशाओं का सामना करती रही, उनका मुकाबला करती रही। इन पंक्तियों में देवसेना इस प्रकार अपने जीवन के दुखों, अपने जीवन की पीड़ाओं का वर्णन करती है। इस तरह आपको 4 से 5 पंक्तियों में, 4 से 5 लाइनों में व्याख्या कर देनी है। तो एक तरफ देखिए हमने क्या किया, अगर हम जो है इसको गिनती के तौर पर लें तो आपको पहले संकेत लिखना है, यानी जितने भी काव्यांश की लाइनें हैं उसमें जो है एक पहले 2 शब्द और अंत में 2 शब्द, बीच में डॉट डॉट लिख देना है। मतलब है कि मैंने यहाँ से लेकर वहाँ तक की सप्रसंग व्याख्या की है। फिर आपको प्रसंग लिखना है, मतलब कविता का परिचय देना है। फिर आपको लिखनी है व्याख्या, यानी कि आपको इस पूरे जो काव्यांश की व्याख्या करनी है, जो भी आपके पास पंक्तियाँ हैं, और इन्हें आप अपने शब्दों में ही व्याख्या करें। तो व्याख्या की आपको 4-5 लाइन लिखनी है, और व्याख्या करने के बाद का जो अगला हिस्सा है उसमें आपको करना यह है कि आपको लिखना है विशेष। आपको विशेष लिखना है, विशेष मतलब व्याख्या करने के बाद 1-2 लाइन छोड़नी है और वहां लिखना है आपको विशेष लिखना है। विशेष की जब बात करते हैं कि विशेष लिखना कैसे है, तो देखिए विशेष में आपको पॉइंट्स बनाने हैं, आपको पॉइंट्स बनाने हैं विशेष में। इस तरह कम से कम 4 से 5 पॉइंट आपको बनाने हैं। और इस 4-5 पॉइंट में होगा क्या कि देखिए इसमें एक में हम भाषा के विषय में लिख सकते हैं। भाषा मतलब आपको भाषा लिखना नहीं है, वहाँ आपको लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने शुद्ध हिंदी खड़ी बोली का इस्तेमाल किया है या आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का इस्तेमाल किया। तो आपको भाषा एक लाइन में लिख देना है। एक लाइन में आप क्या लिख सकते हैं, आप छंद लिख सकते हैं कि छंद कविता में कौन सा है। तो देखिए अगर छंद पर हम बात करते हैं तो यहाँ जो हमारे पास पंक्तियाँ हैं, यानी कि हमारे पास 2 पंक्तियाँ हैं, अगर छंद आपको ना आते हों तो मैं ज़रा ये भी बता दूं कि छंद 2 ही प्रकार के हैं, एक संयुक्त छंद है या एक मुक्ता छंद है या फिर मुक्त छंद है। संयुक्त और मुक्त छंद क्या होते हैं एक बार देख लें कि जाहिर सी बात है जो भी कविताएं होती हैं, कविता के अंतिम जो पंक्तियाँ हैं, कविता के पंक्तियों के अंत में अगर आपकी राइमिंग मिलती है, अगर आपके तुकांत शब्द मिलते हैं, अगर आपकी सेम साउंडिंग वर्ड हैं, तो जैसे सिंपल सी बात मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। तो यहाँ पर है और यहाँ लगाई जैसी ध्वनि आ रही है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं अभी क्या है, ये है आपकी कौन सी, मुक्त छंद। कि जब लास्ट की जो पंक्तियाँ हैं उनकी ध्वनि आपस में मेल नहीं खा रही है तो ये मुक्ता या फिर मुक्त छंद है। और अगर आपकी अंतिम पंक्तियाँ मेल खाती हैं यानी एक जैसी होती हैं तो वो कहलाएगा आपका क्या, संयुक्त छंद। तो छंद आपको बता देना है कि इस कविता में कौन सा छंद है। पहली पंक्ति में आपको भाषा के बारे में लिख देना है, दूसरे में लिख दें कि इस पंक्ति में जो है मुक्त छंद का इस्तेमाल हुआ है। तीसरी
पंक्ति में आपको जो लिखना है वो आपको लिखना है इसके भाव के बारे में। भाव मतलब इस पूरी कविता का भाव क्या है, तो आपको लिख देना है कि इस कविता में जो कवि हैं वो देवसेना के जीवन के दुख भरे भावों का वर्णन कर रहे हैं। एक बात जो आपको लिखनी है वो आप इसमें अलंकार लिख सकते हैं। अलंकार की जो है या तो आपको आते होंगे, अगर आपको अलंकार नहीं आते हैं तो मैं एक अलग से वीडियो अलंकारों के विषय में बना दूंगा कि अलंकारों को कैसे पहचानें। तो यहाँ पर अलंकार आपको एक लाइन में लिख देना है। अलंकार देखिए, अगर इस पंक्ति में हम बात करते हैं कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पद पर, तो एक अलंकार पहली पंक्ति में है और वो है उपमा अलंकार। उपमा का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उदाहरण देना, कि देखिए सिंपल सी बात है, किसी का जो जीवन है वो रथ थोड़ी है, किसी का भी व्यक्ति का जो जीवन है वो रथ थोड़ी है। तो रथ के रूप में जीवन का वर्णन किया जा रहा है। जीवन की जो दशाओं को दिखाने के लिए रथ शब्द का, एक प्रतीकात्मक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए इस पंक्ति में उपमा अलंकार की जो है इस्तेमाल है। एक अलंकार यहाँ पर उपमा है। एक दो अलंकार में अगर आपको यहीं बता दूं तो उसमें देखिए क्या आएगा। एक यहाँ देखिए, एक जो हमारे पास शब्द है यह यहाँ हारी और होड़, यानी देखिए क्या हो रहा है कि एक साथ दो अक्षर के दो शब्द एक साथ आ रहे हैं। यानी जब किन्हीं दो अक्षरों की पुनरावृत्ति हो, दो अक्षर बार बार रिपीट हो, तो कौन सा अलंकार होता है, तो इसमें जो अलंकार इस्तेमाल होगा वो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। और अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, कोई शब्द बार बार आए, जैसे कोई शब्द यहाँ पर आ जाए कि भाई होता है जो है मन मन में जो ऐसा छाया, तो मन मन शब्द ही बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने क्या कहा कि अक्षर बार बार रिपीट हो तो अनुप्रास अलंकार है, और जब कोई शब्द बार बार रिपीट हो तो वो पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ये पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। तो इस तरह 8 अलंकार हैं महत्वपूर्ण तौर पर जो आपको आने चाहिए, और अलंकारों को कैसे पहचाने इसकी हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है कि आपको विशेष में भाषा लिखना है, एक पंक्ति में छंद लिखना है, भाव लिखना है, अलंकार लिखना है, और अगर आपको यहाँ समास इत्यादि मिलते हैं या शब्द विग्रह मिलता है तो वो भी आप इसमें, तो 4 से 5 पॉइंट आप जो है विशेष में लिखकर इसको पूरा कर दें। तो इस तरह देखिए, जो मैंने यहाँ पर व्याख्या की नहीं है, मतलब मैंने बताया कि कैसे व्याख्या करनी है, लेकिन लिखी नहीं है, लेकिन आपको पूरी 4 से 5 पंक्तियों में इन पंक्तियों की व्याख्या अपने सरल भाषा में, सरल शब्दों में लिखनी है। तो यहाँ देखिए इस तरह हमने बात की है कि 2-3 चीज़ें हमने, संकेत लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है और विशेष लिखना है। ये 4 चीज़ें अगर आप लिख देते हैं फॉर्मेटिंग में और ढंग से इनको डिफाइन कर देते हैं, तो आपके सप्रसंग व्याख्या के प्रश्न में 6 नंबर के सवाल में 6 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। और ये मैंने कहा, आपको फिर से बताया कि ये जो एक प्रश्न है वो काव्यांश के विषय में आएगा, और एक दूसरा प्रश्न जो है वो आपको जो है गद्यांश के बारे में यानी कहानी के बारे में आएगा। लिखा प्रश्न में सिर्फ इतना आता है और बच्चे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका करना क्या है, अगर उन्हें सप्रसंग व्याख्या करनी नहीं आती है तो मेरा ख्याल है कि इतना जो चीज़ें देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आपको हिंदी की परीक्षा में 11वीं और 12वीं दोनों में ही सप्रसंग व्याख्या है, और आपकी परीक्षाओं में आपको किस तरह सप्रसंग व्याख्या करनी है। सप्रसंग व्याख्या के लिए आपको तैयार होते समय एक तो सप्रसंग व्याख्या है, एक और चीज़ जो आपकी कविताओं से आती है प्रश्न में, वो है आपका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। लेकिन देखिए ये जो है, अगर 6 और 6 12 नंबर और 3 3 6 नंबर का काव्य सौंदर्य है, तो 18 नंबर आपके कहीं नहीं जाते हैं अगर आपने अपनी कविताओं को ढंग से तैयार कर लिया है, उन्हें पढ़ा और समझा है, और साथ में अगर आपने जो सप्रसंग व्याख्या है वो और काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना ये सीख लिए हैं। 2 चीज़ें अगर आपने सीख ली हैं तो कम से कम आपके 80 नंबर की परीक्षाओं में 18 नंबर कहीं नहीं गए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सप्रसंग व्याख्या करनी ज़रूर आ गई होगी। और अगर आपका इस विषय को लेकर, टॉपिक को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, अपने सुझाव लिखें, अपने परामर्श लिखें। और अगर आप जो है अपनी परीक्षा संबंधी किसी भी टॉपिक ऐसा जो आपको मुश्किल लगता है, आपको जो है उसे समझने में कठिनाई होती है, उसे देखना चाहते हैं या उसके बारे में समझना चाहते हैं, उस पर वीडियोज़ चाहते हैं, तो कमेंट में उस टॉपिक को ज़रूर लिखें, थोड़ा सा इलैबोरेट करें ताकि हमें भी समझ आए कि आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.